Welcome back to Arpita Sharma classes. Today is day number 9 in the Essay Bana Easy batch. Day number 9 is dedicated to Buddha's teachings. Now, Buddha's teachings is also a part of your philosophical and sociological aspect of the essay writing. यहाँ पर essay in the last 3 to 4 years, the UPSC is more focusing on the spiritual side of an aspirant. They are more focusing on the philosophical side of an aspirant. Why? Because the spiritual side and philosophical side opens you up and makes you more empathetic towards other people. And when you become an administrative officer, you need that empathy on ground as well. जब आप एक एडमिनिस्ट्रेटर बनते हो, आपके अंदर अगर एम्पैथी की कमी है तो आप लोगों की हेल्प बिना एडमिनिस्ट्रेटर बने भी नहीं कर सकते. एम्पैथी इज रिक्वायर्ड टू बी अ ह्यूमन. ह्यूमन बीइंग का सबसे अच्छा स्पेशल स्किल पता है क्या है? दैट इज एम्पैथी. ओके, एम्पैथी है जो आपको जानवरों से अलग करती है. अगर एम्पैथी नहीं है आपके अंदर तो आपके और जानवर के बीच में जो डिफरेंस होता है ना, एनिमल और इंसान के बीच में, वो काफी कम हो जाता है. So make sure that you develop this empathy in yourself. Only then you will understand other people's pain. अगर empathy नहीं है तो सामने वाले का दर्द समझ नहीं आएगा. If you have the empathy in you, only then you will understand what pain the other person is going through, and only then you will come out with a solution. जब हमें दूसरे का दर्द समझ आता है तो हमें फिर उसका रास्ता भी मिलता है, समझ आता है सॉल्यूशन क्या हम दे सकते हैं, कैसे सामने वाले की हेल्प कर सकते हैं. और एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर में तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वालिटी है जो होनी चाहिए. इफ यू विल नॉट अंडरस्टैंड अदर पीपल्स पेन, ट्रस्ट मी, यू विल नेवर कम आउट विद एनी सोल्यूशन. एंड उससे क्या होगा, आप ज्यादा से ज्यादा सेल्फिश बनते जाओगे, सेल्फ ओरिएंटेड इंसान बनते जाओगे. सेल्फिश बनना भी एक हद तक ठीक है, बट जब आप बिल्कुल ओवर इंटेलिजेंस अपने अंदर करने लगते हो ना, अपने सेल्फ में करने लगते हो, सामने वाले को शट आउट करने लगते हो, वो भी खराब होता है फॉर द सोसाइटी इन जनरल. एंड बुद्धा's teachings were such that he was helping us to connect with our own soul also, and he was helping us to connect us with the society as well. बुद्धा ऐसे इंसान थे जिन्होंने खुद से तो कनेक्शन बनाया ही था, और सोसाइटी, समाज से भी वो बहुत गहरा कनेक्शन बना लेते थे, जिस वजह से उनके कहते हैं आसपास के 300 मीटर के दायरे में अगर कोई इंसान होता था, वो अपने आप ही पीसफुल और काम महसूस करने लगता था. आप कितने भी स्पिरिचुअल हो जाओ, अगर आपके साथ सामने वाला पीसफुल काम महसूस नहीं कर पा रहा है, या सामने वाले की नेगेटिव टेंडेंसी ज्यादा आ रही है, तो समझ लीजिए अभी आपको काफी काम अपने ऊपर भी करना है. ओके, सो बुद्धा की यही टीचिंग थी. बुद्धा यही बोलते थे कि आपको दो तरीके के एक्सट्रीम इंडल्जेंस से बचना है. एक्सट्रीमली वर्ल्डली प्लेजर से आपको बचना है, और एक्सट्रीम एसेटिज्म भी नहीं करना है कि बिल्कुल ही साध्वी बन गए हैं या साधु बन गए हैं, बिल्कुल ही अपनी दुनिया में खोए हुए हैं, ये भी नहीं करना. ये तो एक्सट्रीम एंड्स हैं जिससे आपको बचना है. मध्यम मार्ग पे चलिए. ओके, सो दीज आर द tenets that were preached by Buddha that you need to understand. He used to say that avoid extreme indulgence in worldly pleasure, ज़्यादा pleasure में भी नहीं घुसना, and avoid the practice of extreme abstinence. That means don't be very much self-centered, don't shut yourself out, do not go into extreme solitude or seclusion. So that was the मध्यम मार्ग. इसको हम बोलते हैं मध्यम मार्ग. ठीक है, balance which leads to balance. मध्यम means middle, the middle path. It is also known as the middle path, the path of balance. ना आपको ज्यादा एक्सट्रीम साधु बनना, ना ज्यादा आपको वर्ल्डली प्लेजर में घुसना, मध्यम पाथ पे चलो. ठीक है, दिस वाज द मिडल पाथ which has to be followed if you want to live a life of empathy and if you want to live a peaceful and calm life. So that was his teaching. So these are the tenets that we are going to discuss. What do you mean by tenets? Tenets माने principles. You have principles ना in your life. आपके लाइफ में principles होते हैं ना. Some people say that we have this principle that we will not lie, we will not cheat, we will not steal. So these are the principles that we follow in our life. Buddha also created such principles. So first important principle that he used to say was madhyam marg, middle path. Do not be more into worldly pleasure or more into strict abstinence. Be on the middle path. ये नहीं कि डिस्ट्रैक्शन हो रहा है तो बिल्कुल ही फोन को तोड़ ताड़ के या लॉकर में डालकर हम साइड में रख देंगे. अरे फोन का एक टाइम बना लो, लॉक करके अपने पेरेंट्स के पास रख दो, जब तक पढ़ रहे हो, जैसे ही पढ़ाई हो जाती है फोन ले लो और अपना एंजॉय करो. ठीक है, डोंट बी ओवर
overly, controlling in your life. And according to Buddha, everyone was responsible for their own happiness. This was principle number 1. Second principle ये था that you are responsible for your own happiness. आप अपनी खुशी के ना खुद ही जिम्मेदार हो. Don't say that your spouse or your boyfriend or your girlfriend or your parents or your siblings will make you happy. No, they will not make you happy. You are responsible for your happiness. Why are you burdening the other person for your happiness? आप दूसरे बंदे को क्यों बर्डन दे रहे हो आपको खुश करने का? ठीक है? So this you have to avoid. The other person goes through his or her own circumstances and situations. He might not be able to make you happy every time or 24/7. Okay, so you have to understand, be less selfish. You have to be responsible for your own enlightenment and your own happiness. आप अपने खुशी के खुद जिम्मेदार हो, और तभी ना आपकी लाइफ और ज्यादा खुशहाल और पीसफुल बनेगी जब आप दूसरों पे अपने आप को खुश करने का बर्डन डालना बंद कर दोगे. Okay, when we are more expecting more from others, when we are expecting everything from others, only then we carve our own graves out. हम अपनी कब्र तभी खोद लेते हैं जब हम दूसरों के कंधे पे अपने आप को खुश करने का एक्सपेक्टेशन रख देते हैं. तो please be responsible for your own happiness. He stressed upon the individualistic component of Buddhism. ये जो tenet है, ये जो principle है, it focuses on, write it down, it focuses on individualistic component of Buddhism. Okay, so these were the two basic principles or tenets taught by Buddha. First, walk on the middle path. Second, be responsible for your own happiness. And these two principles were used by Buddha to explain how to live a calm and peaceful life. आप हमारी लाइफ जो अभी इतनी स्ट्रेसफुल, डिप्रेशन, एंजाइटी, पैनिक अटैक्स आपको देखने को मिलता है ना, क्यों होता है? इतने साइकोलॉजिकल इश्यूज क्यों हो रहे हैं लोगों को? The psychological issues are a result of either indulging more in the worldly pleasure, or becoming more and more secluded, or expecting others to make us happy. These are the two basic things that are making the life miserable of a basic average human person. यहाँ पर ये भी पॉइंट आपको याद रखना है that 99% of the psychological issues will vanish if we practice Buddha's these two basic teachings. And do you know that B.R. Ambedkar ji also used to follow Buddhism? उन्होंने भी ये teachings को follow किया था कि यहाँ पर ये जो दो प्रिंसिपल्स हैं, इन्हीं से लाइफ ज्यादा कामली और बिना टेंशन के आप जी सकते हो. एंड व्हेन यू लिव अ लाइफ ऑफ कामनेस एंड पीस, only then you come out with more creativity, more innovativeness in your own career and life. Okay, now another important point, the main teachings of Buddhism, or you can say Buddha, ठीक है, they encapsulated the main teaching, write it down, the main teaching of Buddha encapsulated the basic concept of 4 noble truths. तो 4 हमारी ना सच्चाई है जो बुद्धा ने बोला, जिनको जितना जल्दी आप एक्सेप्ट कर लोगे उतनी आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी. There are 4 noble truths. If you understand and accept them early in your life will be more, you can say, happy, peaceful and light. The 4 noble truths are also known as, write it down, Ariya Satchani. Ariya Satchani. This is the 4 noble truths are also known as Ariya Satchani. And second basic concept is Eightfold Path, which is also known as Ashtangika Marg. Ashtang means 8. Ashtangika Marg. Marg means path. Eightfold Path and 4 noble truths. These are the 2 basic concepts which Buddha's teachings they encapsulate, यानी कि कवर करते हैं. बुद्धा की टीचिंग 2 कॉन्सेप्ट्स को कवर करती है. एक है अरिया सच्चानी और सेकंड है अष्टांगिका मार्ग. अब जब बात करते हैं हम यहाँ पर 4 नोबेल ट्रूथ की, अरिया सच्चानी की, what are these 4 नोबेल ट्रूथ्स? So the first truth of your life is, हमारी सबकी, everybody, even Ambani also, even Adani also, every human being, they face these 4 noble truths. First is suffering. पहला हो जाता है suffering. First truth is suffering.
सफरिंग मीन्स दुखा, मतलब दुख, ठीक है। अब यहाँ पर आप बोलोगे मैम व्हाई आर यू इंक्लूडिंग अंबानी एंड अडानी, दे आर सो रिच, व्हाई दे विल सफर। देखो सफरिंग, दिस शोज द नैरो मेंटालिटी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। व्हेन यू से दैट पर्सन हैज सो मच मनी, व्हाई वुड ही सफर। भाई सफरिंग इज नॉट जस्ट रिलेटेड टू फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, सफरिंग कैन बी रिलेटेड टू हेल्थ, losing of a near and dear one, cheating, betrayal in relationships. These can also be sufferings. ऐसा नहीं होता है कि आपके पास बहुत पैसा है तो आप जिंदगी भर खुश रहोगे. If I have crores of money, I'll be happy all over my life, throughout my life. No. If I am not happy in my relationships, I am suffering. If I'm not happy physically, I am suffering. तो यहाँ पर पॉइंट याद रखना है दैट इफ यू आर नॉट हैप्पी इन अ रिलेशनशिप और फाइनेंशियली, और स्ट्रेस है, करियर का स्ट्रेस है, बिजनेस का स्ट्रेस है, यू आर फेसिंग सम और द अदर लॉसेस इन द बिजनेस, that also leads to suffering na. So you have to first accept, and we are most of us are 85% coward. Why we are 85% coward? Because we do not accept that we have suffering. हम भागते हैं, we generally tend to run away from sufferings. We have to realize that suffering is the essence of world. पूरी दुनिया का एसेंस ही सफरिंग पर है. रशिया यूक्रेन वॉर, यू राइट नाउ माइट बी हैप्पी सिटिंग इन योर होम कंफर्टेबली स्टडिंग थ्रू यूट्यूब वीडियोस, बट डू यू नो दैट सो मेनी पीपल इन यूक्रेन, दे आर होमलेस राइट नाउ. दे यूज्ड टू हैव देयर ओन होम्स, दे यूज्ड टू गो टू स्कूल्स, बट नाउ दे आर ऑन रोड बिकॉज ऑफ द बॉम्बिंग्स एंड द डेली वॉर्स. आपको पता है आप अपने घर में बैठ के मस्त तरीके से संडे एंजॉय कर रहे हो, या पढ़ाई कर रहे हो, या इतना तो आप अफोर्ड कर सकते हो कि आप ये यूट्यूब वीडियो देख पा रहे हो. इतना तो अफोर्ड कर पा रहे हो ना कि ये वीडियो देख रहे हो अभी, या इस बैच में इनरोल्ड हो, इतना अफोर्ड कर लिया है. बट ऐसे कितने बच्चे हैं जिनका अपना घर था, जो स्कूल जाते थे, अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे थे, पढ़ रहे थे, करियर पे ध्यान दे रहे थे यूक्रेन में, बट जैसे ही वॉर शुरू हुआ वो सड़क पर आ गए. आई हैव माई सिस्टर, कजन सिस्टर, शी along with her husband and 2 kids, she was living in Ukraine since the last 20 years and they were very well off. बहुत well off थे वो लोग. My sister and her husband and the kids, they were very well off. Plus kids, they were very brilliant. They had different classes, dance, they were participating in dance classes, right? Then cello classes में उन्होंने participate किया हुआ था, and they were multi talented kids. And then the Ukraine and Russia war happened. Their entire building apartment was blown up. और जब ये बॉम्बिंग हुई थी ना उनके अपार्टमेंट में, उससे 5 मिनट पहले ही मेरी सिस्टर अपार्टमेंट छोड़कर बाहर रोड पर आई थी, बिकॉज एक ऐसी अब रूमर फैल रहा था कि भाई बॉम्बिंग होने वाली है. तो दे लेफ्ट देयर बिल्डिंग्स, एंड व्हेन शी स्टेप्ड आउट 5 मिनट्स लेटर ऑन, द एंटायर अपार्टमेंट ब्लू इनटू पीसेस. थैंकफुली दे वर सेफ, दे रिटर्न टू इंडिया, वापस इंडिया आ गए. दे आर इन दे आर हेल्दी एंड comfortable right now in India. My sister is at her mother's house, she's comfortable there, but she still cries because her kids, they cannot adjust in the schools of India right now. They are not going to school right now. इंडिया के स्कूल्स में उनको एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं. एंड ऑल हर डॉक्यूमेंट्स वर एट हर अपार्टमेंट, सारे डॉक्यूमेंट उनके अपार्टमेंट में थे. तो क्या हुआ, हर डॉक्यूमेंट्स नाउ आर लॉस्ट. ओके, एंड देन हर हस्बैंड, नो जॉब, कोई जॉब नहीं है. यहाँ का इन्वायरमेंट इज टोटली डिफरेंट, इंडिया का इन्वायरमेंट इज टोटली डिफरेंट, एंड शी स्पेंट 20 years in Ukraine. यार, दैट्स अ बिग अमाउंट ऑफ टाइम. So to adjust in India, it takes time. So she is kind of in depression right now. अभी वो डिप्रेशन में है इस वक्त. So basically, suffering is the essence of the world. Suffering और दुखा. You cannot say that a person who is financially good right now, he is not suffering. Now I have another example. एक और example है. A friend of mine, he is very financially stable. He has his own business, multiple business he owns, financially very stable. Okay, the only son, ठीक है, तो बहुत ही खुश है, stable है, सब कुछ उसके पास है. But he had 2 failed relationships, and because of that he is in depression right now. He is financially stable, guys, he is financially stable. बिल्कुल पैसों की कोई दिक्कत ही नहीं है. Health wise he is very good, health wise भी बहुत सही है. But because of those failed relationships, he had lost trust now. And right now, he runs his business with enthusiasm. He earns a lot of money, but still he is not happy. That smile on his face is gone. कोई भी पिक्चर उसके साथ क्लिक करो ना, उसके फेस में स्माइल ही नहीं होती है. और पूछो कि क्यों नहीं हंस रहा यार, क्या हो गया, तो उसके पास जवाब भी नहीं होता. He has no answer also. When I ask him, why are you so deadbeat? बिल्कुल you are not smiling in any picture. What's happening? Share it with me. He never shares.
बिकॉज ही सेज शेयर करने से आई वुड नॉट गेट माई ट्रस्ट बैक। शेयर करने से क्या हो जाएगा, मेरा जो ट्रस्ट था, भरोसा था, वो तो टूट गया ना, वो तो वापस नहीं आएगा। तो जब मैं वापस घर जाऊंगा मैं फिर से दुखी हो जाऊंगा। So that shows that financial stableness or career wise if you're stable, that also does not guarantee that you will not suffer. Suffering is the essence of the world. But Buddha says accept this. When you accept the fact, then you are no longer bothered by suffering. जब इस बात को आप accept कर लेते हो ना कि हाँ भैया suffering तो दुनिया का पार्ट है, तो आप फिर suffering को ना ज्यादा सर पे चढ़ने नहीं देते. The main essence of this teaching is do not let suffering ride over your brain. Second truth is Samudaya. Second truth is Samudaya, that every suffering, once you accept now that yes, suffering is present, then you will understand that every suffering has a cause. Has a cause. हर दुख का एक कारण है, ठीक है, एक वजह है. हर सफरिंग की एक वजह होती है. If you have a failed relationship or someone has betrayed your trust or cheated over you or whatever, ठीक है, जो भी है, आपको अच्छे से मेंटली तोड़ दिया है किसी ने, बट आपको ये भी समझना है, आपने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है भाई, इस बंदे ने मेरा ट्रस्ट तोड़ दिया है, मुझे अच्छे से मेंटली इसने इस स्टेज पे लाके खड़ा कर दिया है कि अब मैं किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकती. तो आपको ये भी समझना है, आप ये भी समझोगे कि हर सफरिंग का, हर दुख का एक कारण है. Why you are suffering right now? Why? Because you thought that that person will ensure your happiness. You kept all your trust and everything on that person, and you expected that person to be with you forever, to make you happy forever, to support you forever. So you had you can say placed yourself, heart and soul, everything on his shoulder, and that is why right now you feel betrayed. अगर आप तब अपनी सारी खुशी, अपना सब कुछ उस बंदे के कंधे पे नहीं डालते, तो आज आप इतने दुखी नहीं होते जितने आप हो रहे हैं. तो आपको समझना है कि हमें अपने लाइफ में सारी जिम्मेदारी सामने वाले बंदे के ऊपर नहीं डालनी है कि मुझे खुश भी तू करेगा, मेरे साथ भी तू परमानेंटली रहेगा. समझो कि सब कुछ टेम्पररी है लाइफ में. अगर बिट्रे करके कोई जा रहा है तो ठीक है, कोई डेथ से भी जा सकता है. ऐसा थोड़ी है कि भाई जिंदगी भर आपने किसी से प्यार किया और वो जिंदगी भर आपके साथ ही रहने वाला है. भाई किसी ना किसी दिन डेथ भी अलग कर देगी आप लोगों को, है ना. तो ये पॉइंट हमको याद रखना है. अगर अभी अलग हो गए हो तो कोई बात नहीं, एक दिन डेथ की वजह से भी अलग ही हो ही जाते. तो अगर आप समझ जाते हो, when you understand that yes there is suffering in life, suffering is because we do not make ourselves happy, we give this responsibility to the other person, then the second step that you understand and realize is Samudaya. Every suffering has a cause. When you understand that now, then comes the third reality of life, Nirodha. What do you mean by Nirodha? Nirodha means suffering could be extinguished. अब जब कारण मिल गया तो हटा सकते हो ना सफरिंग को. Now let's say there is a wooden plank in my house, or wooden, let's say there is a wooden box or almirah in my house, ठीक है, and that is infected with pest. यहाँ पर दीमक लग गई है, ठीक है. Let's say ये जो लकड़ी का बॉक्स मेरे घर में दीवार में लगा हुआ है, अलमारी है, उसमें लग गई है दीमक, and that pest is now spreading to all the other wooden furniture and other wooden items in my house. So first thing is suffering. Accept that yes, my wooden furniture is now deteriorating in quality. When you accept it, you find out the cause. You realize that yes, the wooden furniture in my house which is deteriorating, there is a cause why it is deteriorating in quality. Because of the pest, it is infected with the pest. So the third stage comes Nirodha. Now this suffering, can it be extinguished? Yes. How? When you remove this particular wooden almirah which was originally infected by pest, and you do the pest control. ठीक है. तो जब आप accept कर लेते हो ना, now this solution all will come only when you accept that yes there is a suffering in your mind or in your house or in your life. सबसे पहले acceptance चाहिए. जब आप accept कर लेते हो ना, हाँ भाई ठीक है, दुख है, और सिर्फ मेरी लाइफ में नहीं, दुनिया में दुख है. It's not restricted to my own life only. It's in the world. It's the essence of the world. Then you come out to the realization that there is a cause behind this suffering in my life. Then when you know the cause, it becomes very easy to extinguish it.
आपको पता चल जाता है कारण है ना, तो कारण को हटाया जा सकता है. If you are dealing with a failed relationship, you understand what is the reason. The reason was that you trusted too much, you did not make yourself happy, that responsibility you outsourced it to the partner, to your partner. Okay, then you understand it can be extinguished. तो अब आपको समझ आ जाता है मुझे क्या करना है. भाई वो इंसान गया, that person has left your life now. Okay, one way or the other that person had to go from your life, either right, through betrayal, through cheating, or through betrayal, or through death. भाई एक ना एक तरीके से तो उस इंसान को जाना ही था ना, या तो चीटिंग करके गया, या झूठ बोल कर गया, या बिट्रे करके गया, धोखा देकर गया, या फिर मौत ले जाती है उसको. किसी ना किसी वे से तो अलग होना ही था ना. ऐसे तो नहीं है ना कि भाई 700 800 1000 साल तक साथ रहोगे. तो जब आप इसको समझ जाते हो तो आप अपने सफरिंग को एक्सटिंग्विश कर सकते हो. व्हेन यू अंडरस्टैंड दिस, you can extinguish your suffering. Now comes the last truth, which is known as, write it down, Athanga Magga. This is in Buddhism, which is known as Ashtangika Marg, which is the eightfold path. Okay, it can be achieved. This solution or extinguishment of suffering can be achieved through this Ashtangika Marg. So what is this eightfold path? Now this eightfold path is you can say it consists of various interconnected activities related to knowledge, conduct, how you conduct your life and yourself, and meditative practices. And trust me, if you are too lazy to do meditative practices, you can use one way, that is sitting in seclusion, total seclusion. Do not do the Om chanting or any other procedure of meditation. Just sit in seclusion. ओके तो अगर आप किसी तरीके की मेडिटेटिव प्रैक्टिस करने में बहुत आलस महसूस करते हो ना, तो बिफोर यू गो टू बेड ट्राई टू सिट इन सेक्लूजन. जब रात को सोने जाते हो ना, अपने साथ बैठो, एंड देन ट्राई टू share with your own self what is it that's making you cry or making you feel low etc. क्या है जो आपको तंग कर रहा है, जो आपको लो फील करा रहा है, अपने साथ शेयर करो. when you share verbally with your own self what's irritating you, what's causing you the pain etc, you automatically get to the solution. जब आप खुद से बात करना शुरू करते हो ना, अपने आप ही सोल्यूशन निकल के आ जाता है. I have tried this. Try to inculcate this practice before you go to bed. For 10 to 15 minutes, just sit without your phone or anything. Just sit with yourself. Dim the lights of the room. Room की lights dim कर दो या बंद कर दो, और अपने साथ बैठो और अपने आप से बात करो. Because in the entire day 24/7 ना, हम 8 घंटे तो सोने में निकालते हैं. For 8 hours we sleep. Okay, and then rest of the hours either we are studying or taking tension of the career or giving mocks or talking with our parents, relatives, friends, or busy on mobile scrolling etc. But we do not talk with our own self. और सबसे पहले आप ये point याद रखना that you were born alone. You were not born with your boyfriend or girlfriend or husband or wife or children or your family members. You were born all alone. For 9 months you were all alone in your mother's womb. भले ही बोलते हैं कि बच्चा माँ बाप से बात करता है पेट में भी, बट देखो ऐसा नहीं, आप अकेले थे अपने साथ. बात भी कितनी देर करते हैं पेरेंट्स आपसे, आप अपने साथ अकेले ही थे ना. तो आपको ना थोड़ा अपने साथ टाइम स्पेंड करना है. ऑन योर बर्थडे गिफ्ट योरसेल्फ दिस गिफ्ट ऑफ स्पेंडिंग टाइम विद योर ओन सेल्फ. अपने साथ बात करो, अपने साथ टाइम स्पेंड करो. उससे ज्यादा बड़ा हीलिंग मेडिसिन इस दुनिया में कोई नहीं है. ठीक है, if you want to heal yourself mentally, try to talk with your own self. Try if you want to, but try to talk with your own self instead of going outside. Okay, now what are the eightfold path? First is right view. ठीक है, what is right view? When you look at things with the right perspective. I'm not saying good perspective. Don't be goody good. बिल्कुल ही बहुत goody good नहीं बनना है हमें. Right view मतलब सही नजरिए से देखो यार चीजों को. अब now somebody has betrayed you. Now criticizing the people, saying I won't be able to trust anyone, I won't be able to be with anyone. Arey yaar, stop it. Look at life with the right correct view. First of all, not everybody is like this. Second of all, it was your fault also that you were trying to expect something out of the other person. Don't expect. First thing right view में आता है कि कभी expect मत करो किसी से. You came here alone and you'll die alone. हम अकेले आए थे, अकेले ही जाएंगे. So then why to expect? क्यों एक्सपेक्ट करना किसी से भी कुछ भी? समझ आ रही है बात?
तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है कि डोंट एक्सपेक्ट, look at everything with the correct view. What was the problem? Why it happened with you? Okay, if you have no solution of that problem, how can you heal yourself then? अगर मान लो जो भी हो गया आपके साथ अब वो हो गया, अब heal कैसे करना है खुद को? Now there is so much happening in the world, ठीक है, outside आपके लाइफ के बाहर कितना कुछ हो रहा है. तो ये नहीं कि आप क्रिटिसाइज करें गवर्नमेंट की गलती ये है, उसका ये है, इसका ये है, नहीं. आप ये देखो, राइट व्यू इज हाउ कैन यू heal what's wrong in the society, what's wrong outside your house. आप कैसे heal कर सकते हो? How can you contribute in making it correct? आप अपना क्या योगदान दे सकते हो? For example, the hunger, the poverty, line in the world, the poverty, you can say stats in the world is also rising. अगर हम poverty का statistics देखें तो वो बढ़ ही रहा है. अब बैठ के हम क्रिटिसाइज करने बैठ जाए, उससे सोल्यूशन आ जाएगा? नहीं. व्हेन यू क्रिटिसाइज द सोल्यूशन विल नॉट कम. व्हाट विल बी द राइट व्यू? हाउ कैन यू कंट्रीब्यूट इन making sure that this particular number of proper poverty stricken areas in our country comes down. मैं कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ? मैं आया हूँ इस दुनिया में तो मैं क्या कंट्रीब्यूट करूँ जिससे ये जो दुख फैल रहा है दुनिया में ये थोड़ा सा भी कम हो सके. ओके, सो लुक एट थिंग्स विद द राइट व्यू. सेकंड आ जाता है राइट इंटेंशन. There are so many people in this world who come out to help you but with the wrong intention. ऐसे कितने लोग हैं ना दुनिया में जो हेल्प तो करते हैं बट उनका इंटेंशन खराब होता है पीछे. आइदर वो आपको अपने एहसान के तले दबाना चाहते हैं या फिर पीठ पीछे अपनी तारीफ करवाना चाहते हैं. तो ऐसे कितने लोग हैं ना, it happens. अभी recently my father died. There were so many people that came forward to help us. And 90% of those people, they used to backbitch about, my family and myself. मेरे बारे में, फैमिली के बारे में backbitch करते थे. They used to say, see, now we are coming to their help. See, now they are asking help from all of us. See, now we are only, the ones who can truly be by their side, or we are the ones that can help them. They are not going to, handle their lives now properly until and unless we help them. There were so many people. I heard all of them gossip, and then I stopped asking anybody for any kind of help. तो intention matters. आप अगर मदद कर रहे हो ना, why it is said कि एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए. Why it is said that when you give with one hand, the other hand should never, know that you have donated something. Because that is equivalent to right intention. कि एक हाथ से दिया दूसरे को पता नहीं चला, ताकि कोई ईगो ना आए आपके अंदर. ठीक है, देकर भूल जाओ कि आपने दिया. बट यहाँ पर क्या होता है, थोड़ा सा भी हेल्प कोई कर देगा कि भाई सामान इधर से उधर शिफ्ट कराने में हेल्प कर दी, उसके भी पीछे क्या बोलेंगे कि देखो हम ही इनके काम आए, इनसे अपने आप से तो कुछ होने वाला नहीं था, अब ये हमसे ही हेल्प मांगेंगे, अब हम ही हैं जो हैं. तो वो इंटेंशन मैटर करती है. जब आपका इंटेंशन अच्छा है ना तो सोसाइटी में पॉजिटिव वाइब्स फैलती हैं. जब आपके इंटेंशन खराब है ना, आप उस एरिया में जाओगे, आप यू कैन फील द वाइब, नेगेटिव वाइब फैलती है. थर्ड इज राइट स्पीच. नाउ देयर आर so many people I have come across, उल्टा सीधा बोल के जाते हैं और बोलते हैं हम तो खरा ही बोलते हैं, हम झूठ नहीं बोलते. भाई whatever you are saying, even if it is right, but if it is hurting the other person, then that is not right speech. Buddha always used to, participate in discussions with other people, but he never, tried to hurt people. If the people coming to him, they had bad lifestyle, he always used to make them calm and peaceful by his speech. So why? Because of the right speech. ऐसे कितने लोग बुद्धा के पास आए? The prostitutes, they came to Buddha, right, for understanding and knowing the meaning of life. And there were so many kings who were violent, they came to Buddha and they all got converted. They became very peaceful and calm later on. Why? Because of the right speech practice of Buddha. Buddha कभी उनको criticize या उनके बारे में उल्टा सीधा बोलकर उनको भगाते नहीं थे. वो इस तरीके से बात करते थे कि जो सामने इंसान आ रहा है, भले ही कितनी वायलेंट प्रवृत्ति का है, तामसिक प्रवृत्ति का है, वो चेंज हो जाता था. क्यों होता था? राइट स्पीच की वजह से. देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट एक्शन. आपके कर्म, आपके एक्शन करेक्ट होने चाहिए. ये नहीं कुछ भी कर लिया बाद में कह रहे हैं कि अरे ये जरूरी था इसलिए हमने किया. नहीं. Whenever you are doing something, be very mindful. Buddha always used to preach mindfulness. अपने दिमाग को अवेयर, चेतना को अवेयर करके रखो, क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो. Next is right livelihood. There are so many people,
who in the name of God they play their DJs, right, and their songs and bhajans at such a loud speed, loud voice, that many people, nearby the temple area, they get impacted, they get irritated. In my area there is a big temple, okay, and whenever there is any occasion past 11 p.m., even past midnight, they play their bhajans and songs and kirtans using the mics and whatnot at a very loud and high volume, and that impacts me. वो मेरे पे मुझे उससे प्रॉब्लम होती है, नॉट जस्ट मी, मेनी अदर पीपल इन माई नेबरहुड दे गेट इम्पैक्टेड. देयर आर मेनी स्टूडेंट्स इन माई नेबरहुड हु आर प्रिपेयरिंग फॉर देयर बोर्ड एग्जाम्स, एंड वो भी बेचारे परेशान हो जाते हैं कि भाई रात को तो हमें पढ़ने को मिलता है स्कूल और ट्यूशन के बाद, और ऊपर से फिर इनका ये माइक और डीजे शुरू हो जाता है, इससे हमें प्रॉब्लम होती है. सो इफ यू लिव योर लाइफ बाय हर्टिंग अदर पीपल, दैट इज नॉट राइट लाइवलीहुड. यू हैव टू प्रैक्टिस राइट लाइवलीहुड, कि भाई हमारी वजह से ना परिंदे को भी प्रॉब्लम ना हो. ऐसे जीवन को ही एक सार्थक जीवन बोलते हैं. नेक्स्ट इज राइट माइंडफुलनेस. whatever you are doing, be mindful. कभी कभी ना लोग बातों बातों में बहुत कुछ ऐसे बोल जाते हैं, बाद में खुद ही बोलते हैं अरे हमारा मतलब वैसा नहीं था. आपको माइंडफुल होना है, ठीक है. नाउ आई हैव अ वेरी ग्रेट एग्जांपल फॉर दिस. अभी ना रिसेंटली आई हैव गॉन थ्रू सो मेनी इवेंट्स दैट आई हैव गुड एग्जांपल्स फॉर ऑल ऑफ दीज. अभी माय फादर डाइड, ओके, ऑन 31st December, तो उनकी डेथ हो गई. अब होता क्या है कि माय नेबर्स, there is a very close neighbor, she used to consider my mother as her own sister. She came to our house, and she, on the night when the body of my father was brought from the hospital, and we were very disheartened, and we were crying, and she came to us, she supported us, she pampered us, she hugged us, हमारे आंसू भी पोंछे, बहुत प्यार किया. And after a month, when my sister went to her house to give her something, कुछ उनका वापस देने गई थी मेरी sister, she was making fun of me, how I was crying. She was enacting कि देखो आपकी बड़ी sister, you see your elder sister was crying like this, and she was laughing and trying to make my sister laugh by how I was crying, कि अब पापा नहीं आएंगे. अब I was crying, I was not in my senses when I saw the body of my father, so I was crying, saying I don't know, I don't remember, but she tells us कि that I was saying अब पापा नहीं है, पापा नहीं आएंगे, कब आएंगे पापा, अब हमारा कैसे होगा, क्या होगा, और I was crying. I was not in my senses at that time when I saw the body. So she was making fun of that emotion. She was using all the dialogues and she was enacting myself. जैसे मैं जमीन पर गिरकर रो रही थी ना, वो सेम वैसे ही एक्ट कर रही थी. And then later on, after 2-3 days, her son basically told her that this was not the right way of talking to the person whose father just had passed away. This is not correct. You were trying to make fun of her elder sister. That's not good. And then she got her awareness, and then she came to me, and since then she has been apologizing. It's been 6 to 7 months now, and she's been apologizing continuously कि बेटा, I was just trying to cheer up your sister, my intentions were good, I was not being mindful at that time, I'm very sorry. And उनका ना वो guilt जा ही नहीं रहा. She is very guilty at right now, and अभी तक it's been 7 to 8 months now, and she's really guilty. So that shows lack of mindfulness. ठीक है, जब आप माइंडफुल नहीं होते ना, तो आप कुछ ऐसा कर बैठते हो जिसका गिल्ट फिर आपको खाता है बाद में. नाउ शी इज वेरी गिल्टी. एवरी टाइम आई लुक एट हर, शी इज वेरी गिल्टी व्हेन शी अवॉइड्स टॉकिंग टू मी, बिकॉज शी इज गिल्टी कि उन्होंने ऐसे मेरी ही सिस्टर से मेरा ही मजाक उड़ाया. तो दैट शोज व्हेन यू आर नॉट इन योर माइंड, व्हेन यू आर नॉट अवेयर ऑफ व्हाट यू आर सेइंग और डूइंग, दैट गिल्ट लेटर ऑन ईट्स यू अप. बाद में वो गिल्ट है ना आपको खा जाता है. सो बी माइंडफुल. ओके, एंड नेक्स्ट इज राइट एफर्ट. आपके efforts, if you are preparing for this exam but your efforts are not correct, don't expect a good result. एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैम यूपीएससी, वी आर गोइंग टू क्रैक यूपीएससी, वी हैव टू स्टडी, देन यू आर गेटिंग एंशियस, मैम बट विल वी बी एबल टू क्लियर दिस एग्जाम, वी आर नॉट गुड इन इंग्लिश, और वी वर नॉट गुड इन क्लास 12th etc. अरे पुट राइट काइंड ऑफ एफर्ट ना, देन यू विल क्लियर दिस एग्जाम. दिस इज जस्ट एन एग्जाम ना. आफ्टर ऑल ये ह्यूमन मेड एग्जाम है ना, ऐसा तो नहीं है कि स्वर्ग से एग्जाम बनकर पेपर बनकर आता है, काफी टफ है क्लियर करना. ओके, the heaven is not creating the question paper for you. Human beings are going to create question papers. Okay, so it's not uncrackable, you can crack it, but if you're not putting in the efforts and wasting your time in just worrying or being anxious or going after this coaching or that coaching, then you are not going to clear it. So right effort is required.
एंड नेक्स्ट आ जाता है आपका राइट कॉन्सेंट्रेशन. इफ यू आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन ऑल द रॉन्ग रिसोर्सेज, no exam can be cracked with that. You have to focus and channelize your concentration into the right direction. Solving mocks. Don't go after fancy coachings. Solve PYQs. Students, they miss their PYQs. Previous year question paper solve करते नहीं हैं. कोचिंग की बात मानकर इधर उधर भागते रहते हैं. बाद में पता चलता है कि एग्जाम देने के बाद जब रिजल्ट नहीं आता, अरे हमने तो मॉक्स ही नहीं लगाए थे, हमने तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एक क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस नहीं किया था, हमने एनसीईआरटी तो छुई ही नहीं थी. तो आपको कंसंट्रेशन कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, बट करेक्ट कंसंट्रेशन करो. ठीक है, पॉइंट क्लियर? सो दिस इज द 8-fold path which will help you to live a life full of knowledge and peace. ये है वो 8-fold path जिसके थ्रू आप अपनी लाइफ को अच्छे से पीसफुल तरीके से जी सकते हो. देन बुद्धा यूज्ड टू टॉक अबाउट पंचशील और 5 precepts. Buddha established the code of conduct for monastic order also and for the householder also. बुद्धा ने सिर्फ साधु संतों के लिए नहीं बोला है कि ये पाथ फॉलो करो, हाउस होल्डर के लिए भी उन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट बताए हैं जिससे आप अपनी लाइफ को शांति से पीसफुल तरीके से जी सकते हो. सो दैट इज नोन एज पंचशील और 5 precepts, जिसके अंदर पहला हो जाता है आपका, बेसिकली ही यूज्ड टू से दैट refrain from violence. This is Panchasheel, okay? कि आपको you have to stay away from violence. Second, stealing, क्योंकि आप जब चुरा कर जीते हो ना लाइफ, तो वो लाइफ आपकी समझ लो पूरी नहीं होती, कंप्लीट नहीं होती, इसलिए फिर आप भागते रहते हो जिंदगी भर. तो इसलिए we have to refrain ourselves from violence. Violence is not just physical, it is mental violence also. भाई किसी को mentally, emotionally abuse भी नहीं करना, अपने आप को भी नहीं करना कि भाई मेरी गलती थी, मेरे साथ ऐसा हुआ, ऐसा भी नहीं करना. अपने खिलाफ वायलेंस मत करो, ठीक है? स्टीलिंग इज नॉट फिजिकल स्टीलिंग ओनली. स्टीलिंग मतलब किसी का मेंटल चैन चुरा रहे हो आप. इफ यू आर ट्राइंग टू स्टील समबडीज मेंटल पीस, देन ऑल्सो दैट इज रॉन्ग. किसी को बुली कर रहे हो, इफ यू आर बुलिंग समबडी, हैरिसिंग समबडी, दैट इज ऑल्सो स्टीलिंग. यू आर स्टीलिंग द मेंटल पीस ऑफ द अदर पर्सन. सेक्सुअल मिसकंडक्ट, इसके तो एग्जाम्पल्स हमारे पास काफी हैं, ठीक है? देन लाइंग, झूठ बोलना, और गॉसिप. देखो गॉसिप ना सबसे बड़ी बीमारी है. द मोस्ट डेडली डिजीज ऑफ अ ह्यूमन माइंड इज गॉसिप. इससे बच के रहना है. और पता है लोग क्या करते हैं, अरे हम तो जस्ट बात कर रहे थे, गॉसिप थोड़ी था, ये बोलकर ना गॉसिप कर लेते हैं 1-1 घंटा बैठ के. ये भी नहीं करना. किसी को क्यों डिस्कस कर रहे हो, अपनी लाइफ को संभाल लो, ठीक है? व्हाई आर यू डिस्कसिंग समबडी एल्स व्हेन योर ओन लाइफ इज टीयरिंग आउट. अपनी खुद की लाइफ तो फट रही है, बट दूसरे की लाइफ में क्या चल रहा है वो डिस्कस करना है. क्यों करना है? अगर अपनी लाइफ अच्छी चल रही है तो ग्रेटफुल बनो. इफ योर ओन लाइफ इज गुड, बी ग्रेटफुल. देन व्हाई आर यू गॉसिपिंग? सामने वाला बुरा है, हम इसलिए उसकी बात कर रहे हैं. क्यों बात कर रहे हो? बुराई को दूर ही रखो ना. इफ somebody is bad and you are still gossiping, why are you gossiping? Let that person be bad. Why are you making that badness or bad vibe enter your own life and mouth? So refrain from gossiping. हमारे पेरेंट्स भी करते हैं gossiping, उनको भी रोकना है, gossip नहीं करने देना. And second, last is taking intoxicating substances. शराब हो गई, सिगरेट हो गई, ड्रग्स हो गए, ये इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंसेस नहीं लेने हैं. ये आपकी ब्रेन को और आपकी बॉडी को स्लो करते हैं. दीज इंटॉक्सिकेंट स्लो अप योर बॉडी. और मुझे पता है इससे कितनी दिक्कतें होती है. आई हैव सीन इट इन माय फैमिली आल्सो. दीज इंटॉक्सिकेंट्स ब्रेक अप द एंटायर फैमिली. पूरी फैमिली टूट जाती है इससे. आपका मेंटल पीस चला जाता है. इसीलिए इंटॉक्सिकेंट्स तो लेने ही नहीं है, बॉडी को स्लो करना ही नहीं है. ओके, दीज आर द 5 precepts जो आपको पॉइंट्स याद रखने हैं. यहां तक पॉइंट क्लियर है? ऑल राइट. नाउ यू कैन ऑल्सो यूज बुद्धिज्म नॉट जस्ट इन योर लाइफ बट ऑल्सो एज अ वे ऑफ सॉफ्ट डिप्लोमेसी. आप अपने डिप्लोमेटिक डीलिंग्स में भी बुद्धिज्म यूज कर सकते हो. Buddhism in India as a soft power is different from the conventional sense of the term. Now India, we with countries like Vietnam, with countries like Bangladesh, or with countries like Nepal, ठीक है, Cambodia, तो हम इन countries से हम अगर compare करें, so we see that we share cultural development, right? We share culture
एंड दैट इज वाई दीज कंट्रीज गेट कनेक्टेड टुगेदर इन अ ग्रेटर सेंस. इसलिए हम इन कंट्रीज के साथ ज्यादा पीसफुली कनेक्ट कर पाते हैं. क्यों? क्योंकि हम कल्चरल एस्पेक्ट शेयर करते हैं. सो द आइडियल्स ऑफ बुद्धिज्म, यू कैन यूज दोज आइडियल्स by for intensifying your relationship with the other country. Emotional bonding can be established using Buddhism with other nations. आप इमोशनली बॉन्ड कर सकते हो और नेशंस के साथ बुद्धिज्म का कॉन्सेप्ट यूज करके. ठीक है, तो the Asian emotional bonding and connectivity, it is embedded in our nationalistic thinking because of Buddhism only. Now let's have a look at the topic for today. अब आज हम टॉपिक देख लेते हैं ऐसे का. देखो, बुद्धिज्म इज अ वेरी इजी एंड वेरी अंडरस्टैंडेबल टॉपिक. ठीक है, तो यहाँ पर हम कुछ पावरफुल टॉपिक उठाएंगे, बुद्धा के द्वारा बोले गए कुछ कोट्स उठाएंगे. द टॉपिक वुड बी वर्क आउट ऑन योर ओन सैल्वेशन. वर्क आउट ऑन योर ओन सैल्वेशन, दिस इज VASALVATION. आगे लिखा हुआ है डू नॉट डिपेंड ऑन अदर्स. अपनी मुक्ति का मार्ग खुद ढूंढो, दूसरों पर डिपेंड नहीं होना है अपनी मुक्ति के लिए. This is a very powerful quote by Buddha that you need to become your own Deepak, your own light. Apo Deepo Bhava. Buddha used to say, Apo Deepo Bhava. Become your own Deepak. Become your own light. Do not depend on others for your salvation because first of all you were born alone. You will die alone. पैदा तो अकेले हुए हो तो मरोगे भी अकेले. तो इतना ललचाना नहीं है दूसरे पे डिपेंड नहीं होना. और दूसरी बात, आप अपने आप को बेहतर समझ सकते हो, दूसरा आपको इतना बेहतर नहीं समझ सकेगा. द अदर पर्सन विल लुक एट यू विद हिज ओन पर्सपेक्टिव माइंडसेट. यू नो योरसेल्फ बेटर देन एनीबडी एल्स. नॉट इवन योर पेरेंट्स नो यू दैट वेल. वर्क आउट ऑन योर ओन सैल्वेशन, डू नॉट डिपेंड ऑन अदर्स. वेरी इजी टू गो टॉपिक, बहुत ही इजी टॉपिक है जिसको आप अटेम्प्ट कर सकते हो. दिस इज टॉपिक नंबर 1. सेकेंड टॉपिक यहाँ पर हम आएंगे. Every human being is the author of his own health or disease. आपकी अच्छी हेल्थ या आपको कोई डिजीज है, उसके लेखक, उसके ऑथर आप खुद हो. Now disease can be mental also, physical also. If you're not exercising, eating junk, right, and even eating good but at improper times, then disease will follow, bad health will follow. तो हर इंसान अपने लाइफ का, and even if you're thinking negatively, then also disease will follow. अगर हम नेगेटिव भी सोचते हैं तब भी तो प्रॉब्लम्स आती है लाइफ में. इट रेफर्स टू बोथ मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ. यहाँ पर मेंटल और फिजिकल दोनों ही तरीके की हेल्थ की बात हो रही है. सो एवरी ह्यूमन बीइंग इज द ऑथर ऑफ हिज ओन हेल्थ और डिजीज. हियर ऑल्सो वी कैन गिव एग्जांपल्स ऑफ नेशंस व्हिच आर फाइटिंग. नेशन की हेल्थ ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द कलेक्टिव हेल्थ ऑफ द लीडर्स. सो यू कैन कोट सो मच हियर. अब यहाँ पर काफी अच्छे से समझा सकते हो इस पॉइंट को. ठीक है, so these are the two very important aspects. Plus देखो, I told you about the Panchashila, while you have to refrain yourself from violence, sexual misconduct, etc. वो सब हमने पढ़ा था. That also impacts the person's health, right? So आपको ये सारे points इसमें कॉर्पोरेट करने का मौका मिल रहा है. Now if you have enrolled in this batch, then time for submitting this essay would be, यहाँ पर टाइम क्या होगा ऐसे सबमिट करने का, 5th September 2022 by 10 PM. रात 10 बजे तक आप इन दोनों एसेस को कल रात 10 बजे तक सबमिट कर सकते हैं. ठीक है, मोर देन 24 आवर्स आई एम गिविंग यू. 24 घंटे से भी ज्यादा का टाइम दे रही हूँ. एंड इफ यू हैवंट एनरोल्ड इन द बैच, देन यू कैन प्रैक्टिस दीज 2 एसेस योरसेल्फ एट होम आल्सो. आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर. किसी को कोई भी डाउट हो, फील वेरी फ्री टू आस्क मी एंड गेट योर डाउट सॉल्व्ड.